कोई एक वेक्टर को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और ड्राइंग में सीक्वेंस बस ये मेंटेन करेंगे कि जो भी वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया है ना, नेक्स्ट वेक्टर उसके हेड पे ड्रॉ होगा, और अगर कोई थर्ड वेक्टर होगा तो वो उसके हेड पे ड्रॉ होगा, फोर्थ वेक्टर होगा तो वो उसके हेड पे ड्रॉ होगा। तो इस तरह ये डायग्राम कंटिन्यू रहती है। नॉर्मली हमारे पास सिर्फ दो ही वेक्टर्स होते हैं, तो हम कोई एक वेक्टर सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं, उसके हेड पे सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, और रिजल्टेंट के लिए हम फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, it says state the difference between a scalar quantity and a vector quantity। तो सिंपल डिफरेंस है, हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज हैव a direction while scalar quantities do not have any direction। State two examples of each type of quantity, scalar quantity and vector quantity। तो स्केलर क्वांटिटी में सिंपल हम टाइम लिख सकते हैं और मास को लिख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास फोर्स आ जाएगी, और फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं। कोई से भी दो एग्जांपल्स हमने बस यहाँ पे मेंशन करनी है, हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिगर 1.1 shows the direction and size of two vectors P and Q। In the space next to figure 1.1, draw a labeled vector diagram to show the resultant vector obtained by adding vector P to vector Q। Draw vector P, vector Q and the resultant vector to the same scale as figure 1.1। ओके, अब हमें ये करना है कि इसी डायग्राम में जो हमें यहाँ पर स्पेस गिवन है, इसमें हमने इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन के मेथड से ऐड करके इनका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमने शो करना है। सबसे पहले हम स्केल से इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे और देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सबसे पहले ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन हम नॉर्मली डॉटेड ड्रॉ करते हैं, और सिर्फ हमने प्रोटेक्टर से इसका एंगल मेजर करना होता है कि इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बन रहा है। जो भी एंगल बन रहा होगा उसी एंगल पे फिर हम इसकी ड्राइंग करेंगे। सेकेंडली क्यू वाला जो भी वेक्टर है ये तो सिंपल हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, तो इसके लिए हमें कोई एंगल वगैरह मेजर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ड्राइंग फिर हम दूसरा काम ये करेंगे कि रूलर से इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे कि ये लेंथ किस लेंथ का ये वेक्टर है। तो अब दोनों में से कोई भी एक वेक्टर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्यू से स्टार्ट करता हूँ, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली एक सेम लेंथ का वेक्टर क्यू ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे वेक्टर क्यू की टेल है और ये वेक्टर क्यू का हेड बन जाएगा। अब सेकंड हमें ये करना है कि वेक्टर क्यू के हेड पे हमने वेक्टर पी को ड्रॉ करना है, जो कि सेम डायरेक्शन में होगा और लेंथ भी उसकी सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से स्केल से या रूलर से मेजर करके, और एंगल का हमें ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर एंगल वही बने जो हमने थीटा एंगल मेजर किया था। हम वेक्टर पी ड्रॉ कर देंगे। लास्टली हम ये करेंगे, अच्छा इसमें भी ये देख लें कि वेक्टर पी की टेल ये है और वेक्टर क्यू का हेड ये है, और हेड टू टेल मेथड या टिप टू टेल मेथड में एडिशन इसी तरह से होता है कि हम पहले कोई एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके हेड पे हमें सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करना होता है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप पहले हॉरिजॉन्टल वेक्टर ही ड्रॉ करें, आप ये भी कर सकते थे कि आप पहले ये पी वेक्टर ड्रॉ करते हैं और फिर उसके हेड पे आप क्यू वेक्टर को ड्रॉ कर देते। तो उससे वेक्टर एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी रिजल्टेंट होता है वो हमेशा हमें सेम मिलता है। रिजल्टेंट के लिए हम ये करते हैं कि फर्स्ट की टेल को हम लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, रिजल्टेंट के लिए हम हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स हैं सिर्फ, तो फिर फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन हो जाएगी, और अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उस केस में यही होगा कि जो भी वेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं उनमें से जो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया था उसकी टेल से हमें एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, और जो भी लास्ट वेक्टर है उसके हेड से उसको ज्वाइन करेंगे, और एरो या डायरेक्शन फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड की तरफ ड्रॉ करेंगे। अगर मैं एरो इस तरह ड्रॉ करता हूँ तो ये फर्स्ट के हेड से लास्ट की टेल की तरफ होगी, और ये डायरेक्शन इसकी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड की तरफ हम एरो या डायरेक्शन शो करेंगे, तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा।
हमने सिर्फ लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी थी, हमने लेबलिंग कर दी है। शो दैट वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय, वो हमने शो भी कर दिया है। ड्रॉ वेक्टर इन द सेम स्केल, सही है। इसके अलावा हमने कोई चीज़ मेजर करके आंसर में नहीं लिखनी है, वरना नॉर्मली इन क्वेश्चंस में होता है कि हमें दो चीज़ें फिर बतानी होती है। एक तो साइज ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, वो हम या तो कैलकुलेट करके बता देते हैं या मेजर करके बता देते हैं, और साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताते हैं कि हाउ मच एंगल दिस वेक्टर इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल फॉर एग्जांपल। तो इस तरह उसकी डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ड्राइंग करनी थी, तो वो ड्राइंग इसके साथ कंप्लीट हो गई है, और ये 2 मार्क्स का आंसर है, जिसमें इस ड्राइंग के हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। Question number 2. A car approaches a set of traffic lights. The lights change to red at time t is equal to 0. Figure 2.1 shows how the speed of the car changes with time. तो इस फिगर में फिगर 2.1 हैज अ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड ऑन द वाई एक्सिस यूजुअली जैसे होती है, और टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। स्पीड की सेकंड मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट है, और टाइम की यूनिट हमें सेकंड्स में गिवन है। अच्छा, अब हमें ये बात यहाँ पे गिवन है कि द लाइट्स चेंज टू रेड एट टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0 पे आपके पास ट्रैफिक लाइट्स दे हैव चेंज टू रेड। ओके, द कार स्टार्ट्स टू स्लो डाउन अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द लाइट्स चेंज टू रेड। तो हम देख रहे हैं कि शुरू में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ही कंटिन्यूज टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम द कार स्टार्ट्स टू स्लो डाउन। इसका मतलब है अब वो डीसेलरेट करेगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड आ रही है, और डाउनवर्ड आने का मतलब है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है या ऑब्जेक्ट डीसेलरेट कर रहा है। एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि इसका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है, और हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन को शो कर रहा होता है। तो इस केस में ये एक कांस्टेंट डीसेलरेशन मेंटेन कर रहा है टिल 4 सेकंड्स, और 4 सेकंड के बाद हमारे पास जो स्टीपनेस ऑफ द लाइन है वो चेंज हो रही है। इट मीन्स के ग्रेडियंट एक दफ़ा चेंज हुआ, लेकिन फिर लेटर पोर्शन में है ये भी एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि अब चेंज होने के बाद ग्रेडियंट अगेन कांस्टेंट है, तो हमारे पास एक नई वैल्यू ऑफ डीसेलरेशन है जिस पे ये डीसेलरेट कर रहा है। डिटरमिन द टाइम बिटवीन द लाइट्स चेंजिंग टू रेड एंड द कार स्टार्टिंग टू स्लो डाउन। यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले लाइट्स चेंज हो गई थी रेड पे 0 पे, और फिर उसके बाद ये वो पॉइंट है जहाँ से कार ने स्लो डाउन होना शुरू किया। अब हम देख सकते हैं कि 1 से 2 में ना 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। सो ईच स्मॉल बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड्स हियर। तो हमें सेकंड बॉक्स पे जो है ना वो पॉइंट मिल रहा है जहाँ से कार स्लो डाउन होना शुरू हो गई है। तो इट मीन्स कि यहाँ का जो टाइम होगा इट वुड बी 1.4 सेकेंड्स। तो आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे 1.4 seconds. It is the time between the lights changing to red and the car starting to slow down. नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्पीड अप होना, स्पीड इंक्रीज होना। एंड यूनिफॉर्म का वर्ड जब हम उसके साथ यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेम रेट पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। और इसको हम वर्ड्स में इस तरह लिखेंगे, द स्पीड या रेट of change of speed is same, which means same increase in speed in equal intervals of time. Okay. Next part, state how figure 2.1 shows that the deceleration of the car between 2 seconds and t is equal to 7 seconds is non-uniform. तो 2 seconds का टाइम ये रहा, यहाँ से लेकर ये 7 seconds का टाइम है। इसमें डीसेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, ये ग्राफ से कैसे पता चल रहा है? तो ग्राफ में एक पोर्शन एक ख़ास स्टीपनेस के साथ नीचे आ रहा है, और जो सेकंड पोर्शन है उसके साथ उसमें ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। यहाँ पर ग्रेडियंट इज चेंजिंग।
So change in gradient is showing that the deceleration of the car is non-uniform. Next part, determine the distance the car travels from the moment the car starts to slow down until it stops. तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इस पॉइंट से विच इज t इज इक्वल टू 1.4 सेकेंड्स यहाँ से लेकर टिल द कार हैज स्टॉप्ड एट 7 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस कवर किया है कार ने वो हमें फाइंड करना है. ओके, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इफ़ वी हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ तो हमें एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना होता है और इस ग्राफ को हम दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पोर्शन जिसमें हम कह सकते हैं कि 4 सेकंड्स तक का टाइम हम ले सकते हैं और ये जो फिगर है ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद आपके पास एक ट्राइंगल है, आप उसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, इसको मैं यहाँ पर A1 कह देता हूँ, एरिया 1 एंड एरिया 2. ओके, एरिया 1 ये एक ट्रेपीजियम का एरिया है और ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम देख लेते हैं. एक ये वाली साइड और ये वाली साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं. ये जो लार्जर साइड है इसकी लेंथ 20 है और जो स्मॉलर पैरेलल साइड है इसकी लेंथ 8 है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 8. अच्छा, अब जो हाइट होगी दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स. तो 1.4 से लेकर 4 तक इसकी हाइट है. तो हाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 4 में से 1.4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, which means we have 1/2 times 28 multiplied by 2.6. तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इट वुड बिकम 14 मल्टीप्लाइड बाय 2.6. जी, ये आंसर दे रहा है 36.4. 36.4 मीटर्स ये फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया. अब हम सेकंड फिगर की बात करते हैं विच इज़ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है. तो बेस और हाइट की वैल्यू हम फिगर से देख लेते हैं. हाइट हम इस साइड को कंसिडर कर सकते हैं, इसकी हाइट 8 यूनिट्स है और बेस हम 7 to 4 यानी 3 यूनिट्स को बेस कंसिडर कर सकते हैं. तो मैं बेस की जगह पे 3 पुट कर देता हूँ, हाइट की जगह 8 पुट कर देता हूँ. इट बिकम्स 12 मीटर्स. अब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो इन दोनों एरियाज़ के सम के इक्वल होगा. सो इट इज़ 36.4 प्लस 12 विच इज़ 48.4 मीटर्स. अब हमें जो भी आंसर्स देने होते हैं ना वो हमेशा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देने होते हैं. यहाँ पे इस वक्त जो आंसर लिखा हुआ है इट इज़ रिटन टू बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हमें इस पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू इसको राउंड ऑफ करना होगा. सिंस इट इज़ अ लेस देन 5 नंबर तो हम इसे राउंड ऑफ इस तरह करेंगे कि प्रीवियस नंबर में कोई 1 ऐड नहीं करेंगे. सो द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 48 मीटर्स फॉर दिस पार्ट. Okay, question number 3. Figure 3.1 shows a small brick hanging from a Newton meter. ये फिगर में हमें एक न्यूटन मीटर नज़र आ रहा है और इसके साथ एक ब्रिक हमने हैंग की हुई है और इस ब्रिक की हैंगिंग की वजह से यहाँ पे एक वैल्यू हमें न्यूटन मीटर पे शो हो रही है. द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज़ 3.0 न्यूटन्स. और ये हम रीड भी कर सकते हैं. अगर हम इसको देखेंगे ना क्लोजली तो जो पॉइंटर है वो 3.0 न्यूटन की रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है. Okay, describe how the reading on the Newton meter is used to find the mass of the brick. ये कि हमें वेट की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है. वेट और मास को हम इस तरह रिलेट करते हैं कि वेट इज मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. सो मास वुड बी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. तो इसी को अब हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देंगे कि मास इज कैलकुलेटेड बाय dividing the value of weight by gravitational field strength. और अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में बताना चाहें तो वो भी आगे लिख सकते हैं, दैट इज मास इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय G. ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द सेम ब्रिक
and the Newton meter are used in the apparatus shown in figure 3.2. The meter rule is pivoted at its center and is balanced. अच्छा, अब हम एक मीटर रूल यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर्स या 1 मीटर्स होगी, और इसका जो सेंटर होगा वेयर इट इज पिवटेड दैट वुड बी द मार्क ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड इट इज बैलेंस्ड. द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज नॉट शोन. ओके, अब देखें यहाँ पे हमने मीटर रूल को पिवट कर दिया और इसके एक तरफ एक ब्रिक हैंग कर रही है, ऑब्वियसली वो इस मीटर रूल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवेगी. अच्छा, इसको रोटेट होने से यानी प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग से इसको न्यूटन मीटर के साथ हैंग किया हुआ है. तो यहाँ से जो फोर्स प्रोवाइड होगी दैट वुड प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मोमेंट, और वो जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो इस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस कर देगा, और इसी वजह से ये जो रूल है ये बैलेंस्ड कंडीशन में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम. सो व्हेनेवर an object or a body is in equilibrium, principle of moment की statement हम उसके लिए यूं लिख सकते हैं कि the sum of clockwise moments is equal to the sum of anti-clockwise moments. Okay. Next, determine the reading on the Newton meter. So, what would be the value of the force being exerted over here? और obviously ये जो force होगी ये upward direction में होगी यहाँ पर. तो इस तरह से जो force लग रही है हमें उसकी value find करनी है. यहाँ पे हम principle of moment apply करेंगे again, और principle of moment की statement अभी मैंने लिखी है, उसको मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ. अब मीटर रूल में हमने देखा था कि ये जो ब्रेक है ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रही है, और ये सेम ब्रेक है. सेम ब्रेक का मतलब ये है कि हमने जो इसकी रीडिंग देखी थी वेट की 3 न्यूटन, वो सेम वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और पिवट से इसका जो डिस्टेंस है वो हम देख सकते हैं 10 + 20 30 सेंटीमीटर्स है. तो 30 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे ये 3.0 न्यूटन का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसका जो मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. सो 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर्स हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. अच्छा, अब क्लॉकवाइज मोमेंट पे आते हैं. क्लॉकवाइज मोमेंट ये वाली फोर्स जनरेट कर रही है विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट दैट इज 20. तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे F मल्टीप्लाइड बाय 20. सो F इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 20. So it will be equal to 4.5 newtons. So the reading on the Newton meter would be 4.5 newtons in this case. Okay, next, a beaker of water is placed so that the brick is partially submerged in the water, as shown in figure 3.3. अब वही जो brick है वो इस वाटर में जो कि बीकर में है उसमें सबमर्ज हुई हुई है, पार्शली सबमर्ज हो गई है. द apparatus इज एडजस्टेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल. अच्छा जी, अब इसके बाद हमने एडजस्टमेंट्स की हैं, और इस रूल को हम अभी भी देख रहे हैं कि ये एक बैलेंस्ड रूल है, इसमें किसी भी साइड पे कोई मोमेंट अभी भी क्रिएट नहीं हुआ, नेट मोमेंट इसका अभी तक 0 है. अच्छा, स्टेट सजेस्ट वाई the reading on the Newton meter is less than your answer in the previous part. अब जो हमें रीडिंग मिलेगी न्यूटन मीटर पे दैट वुड बी लेसर देन द प्रीवियस रीडिंग, उसकी रीज़न हमें यहाँ पे जस्टिफाई करनी है या एक्सप्लेन करनी है. तो उसकी रीज़न असल में ये है कि जो ब्रिक थी जिसका वेट पहले डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था 3.0 न्यूटन, अब जो डाउनवर्ड फोर्स इस ब्रिक से आ रही होगी दैट वुड बी लेस देन 3.0 न्यूटन. और वो 3.0 न्यूटन से लेस क्यों हो गई? बिकॉज इट वॉज सबमर्ज इन द वाटर, इट डिस्प्लेस सम वाटर, और उसके रिएक्शन में वाटर ने इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाई है जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं. तो वाटर ने जो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाई वो इस 3 न्यूटन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और 3 न्यूटन माइनस सम फोर्स विल गिव एन आंसर विच वुड बी लेस देन 3.0 न्यूटन.
तो अब इसका मतलब है कि पहले यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 3 न्यूटन फोर्स से जनरेट हो रहा था, अब वो लेस देन 3 न्यूटन फोर्स से जनरेट हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस न्यूटन मीटर पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगी वो भी प्रीवियस रीडिंग से कम हो जाएगी, यानी 4.5 न्यूटन की फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि इससे लेस फोर्स लगा के हम उसे बैलेंस कर लेंगे, मीटर रूल को बैलेंस कर देंगे। तो अब इसको हमें वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का आंसर है कि क्यों हमारे पास न्यूटन मीटर की रीडिंग लेस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। हम कहेंगे अ फोर्स इज एक्टिंग इन द upward direction on the brick. So the downward force due to brick is reduced, which reduces the force by the Newton meter. तो इस वजह से उसकी जो रीडिंग होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। Question number 4. It says, in a demonstration, a teacher uses a loud ticking clock, 2 hollow tubes A and B, a barrier and a smooth surface. तो ये हमारे पास टिकिंग क्लॉक है जो टिकिंग की साउंड क्रिएट करेगी। 2 हॉलो ट्यूब्स हैं ए एंड बी, यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है जो कि एक स्मूथ रिफ्लेक्शन को फैसिलिटेट करेगी। साथ साथ बीच में जो है ना एक बैरियर भी लगा हुआ है ताकि साउंड जो है ना डायरेक्टली यहाँ से क्रॉस नहीं करे, बल्कि जो ऊपर से ओपनिंग है यहीं से रिफ्लेक्ट होकर साउंड जाएगी। ओके, द क्लॉक इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ साउंड. Figure 4.1 shows tube A and the clock, both fixed in position on the left of the barrier. Clock की position भी fixed है, hollow tube A की position भी fixed है, which is to the left of this barrier. Sound from the ticking clock passes along the tube A and is incident on the smooth surface. तो यहाँ से जो साउंड जनरेट होगी वो इस hollow tube A से ऑनवर्ड्स आगे आएगी और यहाँ स्मूथ सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट करेगी। तो ऑब्वियसली वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर बैरियर के राइट साइड वाली स्पेस में मूव करेगी। A student listens to the sound passing along tube B, which is on the right of the barrier. On figure 4.1, draw tube B in the position where the sound heard by the student is loudest. Loudest means कि वहाँ पर एनर्जी ऑफ द साउंड सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होगी और वो उस पाथ पे होगी जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है ना एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी जो कि सेंटर ऑफ द हॉलो ट्यूब से आए और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। अच्छा, सेकेंडली हम यहाँ पे जो है ना एक लाइन बनाएंगे वर्टिकल जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे बनेगी, एंड इसके लिए एक टर्म यूज होती है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना के एक नॉर्मल बना दिया। अच्छा, नॉर्मल हम क्यों बना रहे थे? ताकि हम मेजर कर लें कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस इनकमिंग वेव ऑफ साउंड। तो हमें रिफ्लेक्शन करवाना है, हमने यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस को प्रॉपरली प्रोटेक्टर से मेजर कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ से ना एक रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे और ये जो रे होगी ये इस तरह बनेगी कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो बिल्कुल वही होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सेम एंगल पे हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे और साउंड वेव इस तरह से आई, स्ट्राइक हुई और इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पे उसने मूव करना शुरू कर दिया। अब जो हॉलो ट्यूब होगी उसको इसी पाथ के अलोंग सेट करना चाहिए अगर हमने लाउडेस्ट साउंड को सुनना है। तो हम जो है ना इस तरह से यहाँ पर एक hollow tube ड्रॉ कर देंगे एंड दिस शुड बी द पाथ और द प्लेस वेयर द hollow tube B is placed. तो यहाँ पे हम इसे लेबल भी कर देंगे hollow tube
बी, यहाँ उसको प्लेस होना चाहिए। अच्छा, जब आपने ये फिगर ड्रॉ कर दी ना इस तरह से, तो इट मीन्स कि आपने जो भी इंसिडेंट रे ली थी उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस शो किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो किया और रिफ्लेक्टेड रे को शो किया। तो ये सारी ड्राइंग ये बताती है कि यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, और उसमें आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो किया कि आपका इंसिडेंस का एंगल रिफ्लेक्शन का एंगल सेम होते हैं। फिर जो भी रिफ्लेक्टेड रे का पाथ था उस पे आपने हॉलो ट्यूब को ड्रॉ करके ये शो कर दिया कि दिस वुड बी द प्लेस वेयर द लाउडेस्ट साउंड वुड बी हर्ड। ओके, explain your answer to part 1, why you have drawn the figure like this। हम कहेंगे कि sound will be reflected from the smooth surface and it will follow the laws of reflection, that is angle of incidence is equal to angle of reflection। तो इन दो चीज़ों को हमने देखते हुए फिगर को ड्रॉ किया। नंबर 1, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगा, और नंबर 2, इस रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 meters per second। State a typical value for the speed of sound in a solid। So it is between 1000 meters per second to 10,000 meters per second, depending on the density of the solid and the closeness of its particles। तो ये इस रेंज में किसी भी जगह पर फॉल कर सकती है फॉर एनी सॉलिड। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो आंसर लिखना है ना, ये हमें लिखना है यूजिंग आइडियाज अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है ना दो तरह का होता है, एक आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन्स कैरी करते हैं, और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव होता है और ये वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। इनमें से जो मूविंग चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करके जाएंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा, और जिस स्पेस को वो छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है। आपके पास जो है ना इन सब सैंड्स पार्टिकल्स में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में बैलेंस थे और ये न्यूट्रल्स थे, जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस थे सब जगह पर। अच्छा, जब ये सैंड पार्टिकल्स मूव करते हुए इस रीजन में आ गए जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के इन बिटवीन है, तो अब नेगेटिव प्लेट जो है वो भी इस पे एक फोर्स लगा रही है और पॉजिटिव प्लेट भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। पॉजिटिव मेटल प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो जो बॉटम लेयर होगी उस पर ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पे डोमिनेट करेगा। अब जो नेगेटिव चार्ज पहले अपर लेयर में था और वो मूव कर गया बॉटम लेयर में बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, तो उसने जो अपनी स्पेस खाली की है ना, वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी, और डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। तो जो लेयर नियरेस्ट टू द पॉजिटिव प्लेट होगी वहीं पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेंटली जमा हो जाएगा, और जो लेयर्स उसके ऊपर होंगी वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ये जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं ना, ये हमेशा सरफेसेस से मूव करते हैं ना, तो ऊपर वाली जो भी सरफेस है ना, लेयर है, उसकी जो सरफेस है वो अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर देगी, तो उसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नीचे वाली जो लेयर है उसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसको ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। Question number 5. Figure 5.1 shows a method of producing sandpaper using static electricity. Glue is sprayed onto the moving paper. The sticky paper then passes between two metal plates. One of the plates is positive and the other plate is negative. There is an electric field between the plates. Obviously, जब positive negative plates होंगी
तो इन दोनों के इन बिटवीन एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से इमर्ज होंगी और नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, इस तरह से इसके रीजन में द रीजन बिटवीन द प्लेट्स वुड बी हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। On figure 5.2, draw the electric field between the two metal plates. Show the direction of the electric field. तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल प्लेट आपको इस तरह से गिवन है तो आपने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइंस बनानी है जो दोनों के परपेंडिकुलर होंगी, और एटलीस्ट यहाँ पर 3 लाइंस हम शो करेंगे और तीनों पे सेम डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये हम बना देंगे। तो एक लाइन हम बना देंगे टूवर्ड्स दिस बॉटम एंड, एक लाइन बनाएंगे टॉप की तरफ और एक कहीं सेंटर में, और अगर इसके अलावा भी फर्दर लाइंस बना दें तो वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि एटलीस्ट 3 लाइंस तो यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए ताकि वो सही से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दें। तो 2 मार्क्स का आंसर है, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। एक तो ये कि लाइन ड्रॉ करनी है और सेकेंडली डायरेक्शन को सही मैंशन करना है। Okay, next part. Grains of sand are present just below the sticky paper. Each grain of sand is a conductor of electricity. Figure 5.3 shows 2 layers of sand grains in the space between the plates. तो ये हमें ऊपर एक लेयर नज़र आ रही है यहाँ पे, और उस लेयर के नीचे भी एक और लेयर है सैंड ग्रेन्स की। Explain using the ideas about the movement of charge why the top layer of sand becomes positively charged. टॉप लेयर पॉजिटिवली चार्ज क्यों बन रही है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बॉटम लेयर है ये पॉजिटिव से नियरर है, तो नियरर होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पे चार्ज का जो बिल्डअप होगा वो नेगेटिव वाला हो जाएगा नियरर द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा, जब नीचे वाले रीजन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा और चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट से, तो जो फार एंड होगा या ऊपर वाली जो लेयर होगी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और पॉजिटिव चार्ज होने की रीज़न ये होगी कि ये नियर है टू द नेगेटिव प्लेट और ये नेगेटिव के एडजेसेंट है। तो नेगेटिव जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बिल्डअप हो जाएगा, और जो लेयर उससे एडजेसेंट होगी उस लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो आंसर लिखना है ना, ये हमें लिखना है यूजिंग आइडियाज़ अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है ना 2 तरह का होता है। एक आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन्स कैरी करते हैं, और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव होता है और ये वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। इनमें से जो मूविंग चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करके जाएंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा, और जिस स्पेस को वो छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है। तो मैं सबसे पहले ये लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट into the bottom layer because they were being attracted by the positive plate, or which creates a dominant positive charge in the upper layer. आपके पास जो है ना इन सब सैंड्स पार्टिकल्स में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में बैलेंस थे और ये न्यूट्रल्स थे। जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्जेस थे सब जगह पर। अच्छा, जब ये सैंड पार्टिकल्स मूव करते हुए इस रीजन में आ गए जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के इन बिटवीन है, तो अब नेगेटिव प्लेट जो है वो भी इस पे एक फोर्स लगा रही है और पॉजिटिव प्लेट भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। पॉजिटिव मेटल प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी,
तो जो बॉटम लेयर होगी उस पर ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पे डोमिनेट करेगा। अब जो नेगेटिव चार्ज पहले अपर लेयर में था और वो मूव कर गया बॉटम लेयर में बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, तो उसने जो अपनी स्पेस खाली की है ना, वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी, और डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। तो जो लेयर नियरेस्ट टू द पॉजिटिव प्लेट होगी वहीं पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेंटली जमा हो जाएगा, और जो लेयर्स उसके ऊपर होंगी वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ये जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं ना, ये हमेशा सरफेसेस से मूव करते हैं ना, तो ऊपर वाली जो भी सरफेस है ना, लेयर है, उसकी जो सरफेस है वो अपना नेगेटिव चार्ज लूज कर देगी, तो उसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नीचे वाली जो लेयर है उसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसको ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। देखें, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये वाली सरफेस पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा ना, तो इसको ये नेगेटिव मेटल प्लेट भी तो अट्रैक्ट करना शुरू करेगी ना, और इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस लेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहा है। स्टेट वाई द टॉप लेयर ऑफ सैंड मूव्स टूवर्ड्स द स्टिकी पेपर। अब वो जो टॉप लेयर है वो स्टिकी पेपर की तरफ क्यों मूव कर रही है? तो हम कहेंगे द टॉप लेयर इज positively charged and is attracted to negatively charged metal plate। ठीक है, तो अब ये होगा कि ये वाली जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बिल्डअप हो गया था सैंड ग्रेन्स, ये अब टॉप की तरफ मूव करना शुरू करेंगे क्योंकि इसको ये नेगेटिव मेटल प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, इन बिटवीन यहाँ पे एक स्टिकी पेपर है जिसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है, तो जैसे ही सैंड पार्टिकल्स आएंगे और इस पेपर से स्ट्राइक करेंगे तो वो जो ग्लू है वो उनको अपने साथ अटैच कर लेगा। तो ये जो चार्ज का बिल्डअप था ये इसलिए था ताकि ये सैंड मूव करे टूवर्ड्स द पेपर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नेगेटिव मेटल प्लेट बहुत स्ट्रांग रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सैंड मूव करेगी, और अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो अकॉर्डिंगली सैंड जो पेपर पे आके स्टिक करेगी वो रिड्यूस होती जाएगी। तो अब कितनी हम स्टिक करवाना चाह रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा, हाउ मच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट देयर। Next part, a student receives an electric shock by walking across a certain type of carpet and then nearly touching a piece of earthed metal with his hand. The potential difference between the hand and the metal is 2000 volts, and the charge transferred is 4.0 into 10 raised to minus 4 coulombs. Calculate the energy transferred when the spark jumps across the air gap from the metal onto his hand. अच्छा जी, एनर्जी, वोल्टेज और चार्ज, इन तीनों को जो फार्मूला रिलेट करता है वो बेसिकली वोल्टेज का फार्मूला है या पोटेंशियल डिफरेंस का, एंड इट इज़ एनर्जी अपॉन चार्ज। और अगर हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज के साथ। वोल्टेज हमें गिवन है 2000 और चार्ज है 4.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.80 जूल्स, और ये हम यहाँ आंसर स्पेस में मेंशन कर देंगे। Question number 6. It says the power input to a filament lamp when connected to a 12-volt supply is 20 watt. State what is meant by power. तो ये जो फ्रेज है ना, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय समथिंग, इसमें असल में हमें डेफिनेशन उसकी राइट डाउन करनी होती है। तो मैं लिखूंगा पावर क्या होती है, इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, और द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ओके, कैलकुलेट द करंट इन द फिलामेंट। करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पावर, करंट और वोल्टेज का, P इज इक्वल टू वी आई, और इसमें हम अगर करंट को सब्जेक्ट बनाएंगे सो पावर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पावर इज 20 वाट और वोल्टेज 12 वोल्ट्स है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.7 एम्पेयर्स का।
और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर विद यूनिट हम आंसर स्पेस में लिख देंगे. नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट. ओके, रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, विच मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट. सो वोल्टेज 12 था, करंट 1.7 है, तो मैं इसको 7.0 ohms लिख रहा हूँ. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प. नेक्स्ट पार्ट, द फिलामेंट इन अनदर लैम्प इज मेड फ्रॉम थिनर वायर ऑफ द सेम लेंथ. ओके, अब इसका मतलब है कि हमने वायर को थिन कर दिया, और थिन करने का मतलब ये कि हमने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर दिया. लेंथ को हमने सेम रखा एंड मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, और मटेरियल भी सेम है, इसका मतलब है उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा. बोथ लैम्प्स आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सप्लाई. दोनों को सेम वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया. स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ यूजिंग थिनर वायर इन द फिलामेंट अफेक्ट्स द पावर इनपुट टू द लैम्प. ओके, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, जिससे हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर हम कभी भी किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो फिर हमारे पास जो है ना वो लोअर करंट फ्लो करता है, और करंट के लोअर होने से पावर, इनपुट पावर लेस हो जाती है, विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू द लैम्प. तो हम यही दोनों बातें यहाँ पे लिखेंगे. नंबर 1, रेजिस्टेंस of the wire will increase. या हम यूँ भी लिख सकते हैं resistance of the wire is larger, which reduces the flow of current and the power is also reduced. ठीक है, पावर जो है वो V स्क्वायर अपॉन R या I स्क्वायर R होती है. तो आपके पास अगर करंट रिड्यूस होता है तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो है ना पावर भी रिड्यूस हो जाती है. या अगर आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो डिनोमिनेटर जब इंक्रीज होकर वी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पावर की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा. तो इस तरह से क्या डिफरेंस आएगा वो हमने यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन कर दिया. Question number 7. It says figure 7.1 shows part of a simple DC electric motor. अच्छा जी, अब इसमें हमें एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक फील्ड मैग्नेट नज़र आ रहा है. उसमें हम देख सकते हैं कि कॉइल है, और इस एक्सिस के अराउंड ये कॉइल रोटेट कर रहा है, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. द मोटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द टर्मिनल ए. तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल अगर ए से कनेक्ट हो रहा है तो कन्वेंशनल करंट यूँ फ्लो करेगा इस कॉइल के अंदर, और वो टर्मिनल बी से रिटर्न कर जाएगा. एक्सप्लेन वाई द कॉइल टर्न्स इन द डायरेक्शन शोज. हमें ये शो करना है, यानी प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि कॉइल इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये असल में हमें इससे पता चलती है कि कॉइल पे ना फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगी. तो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें थंब को यूज़ करना होता है. इसी तरह से थंब के साथ साथ हम फर्स्ट फिंगर को यूज़ करते हैं और सेकंड फिंगर को यूज़ करते हैं, और इनकी तीनों की जो अलाइनमेंट है उससे फिर हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चलती है. सो सबसे पहले हम फर्स्ट फिंगर को अलाइन करते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में होती है. तो फर्स्ट फिंगर को हम इसके साथ अलाइन करेंगे, और सेकंड फिंगर को हम अलाइन करते हैं करंट के साथ. तो करंट जो है ना वो
अगर हम इस कॉइल की ये वाली साइड को देखें तो वो करंट इनटू द पेज आएगा। तो हम अपनी सेकंड फिंगर को इनटू द पेज के साथ अलाइन करेंगे, तो जो थंब होगा ये हमें फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, और फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर डाउनवर्ड आ रही है इस पोर्शन के लिए जिसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी वाली साइड है कॉइल की, उसके लिए यही फोर्स अपवर्ड आएगी क्योंकि करंट आउट ऑफ द पेज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, करंट आउट ऑफ द पेज आएगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड हो जाएगी। करंट is flowing in the coil away from terminal A and towards terminal B। तो सबसे पहला पॉइंट हमने मेंशन किया कि सिंस हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास करंट जो है ना वो ए से अवे मूव करेगा और सेकंड आर्म में से या पोर्शन में से रिटर्न करके टुवर्ड्स द बी रिटर्न कर जाएगा। नाउ फ्लेमिंग left hand rule, so Fleming left hand rule is used for finding the direction of the force exerted on the coil which will be perpendicular to both the current and the magnetic field। The two portions of the coil will experience the forces in opposite direction, forming a couple। अब ये जो कपल की टर्मिनोलॉजी है ये भी मोमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जब दो फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही हों कि वो मिल के एक ही तरह का मोमेंट प्रोड्यूस कर रही हों। फॉर एग्जांपल एक फोर्स जो है ना हमें इस पोर्शन ऑफ द कॉइल पे डाउनवर्ड मिलती है और इस पोर्शन ऑफ द कॉइल पे अपवर्ड मिलती है, तो ये दोनों फोर्सेस मिलके कॉइल को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगी और कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। नाउ दीज टू फोर्सेस वुड बी इक्वल एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे प्रोड्यूस्ड अ सिमिलर मोमेंट इन द टू पोर्शंस ऑफ द कॉइल। तो इस तरह से कॉइल जो है ना वो रोटेट करना शुरू कर देगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि शो हुआ हुआ है। नेक्स्ट, द टर्निंग इफेक्ट इज इंक्रीज्ड व्हेन द कॉइल इज वाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर पे जब हम इस कॉइल को वाउंड कर देते हैं तो इसका जो टर्निंग इफेक्ट है दैट इंक्रीजेस। एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस, उसकी रीज़न क्या है वो हमें बतानी है। यहाँ पे हम पहली बात ये लिखेंगे कि सॉफ्ट आयरन becomes a temporary magnet which increases the strength of magnetic field formed by the coil and hence a larger force acts on the coil। ठीक है, देखें फिनोमेना इस तरह से है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा ना तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी।
और हमें पता है कि स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुई है, यहाँ पे एक और मैग्नेट भी मौजूद है, उसकी भी फील्ड लाइंस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, और इंटरैक्शन की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और इस फोर्स की वजह से कॉइल रोटेट करना शुरू कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे एक आयरन कोर को प्लेस कर देंगे तो वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा, और जो कॉइल वाला मैग्नेट है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा जो स्ट्रांग मैग्नेट होगा या फील्ड होगी वो फिर इस बड़े वाले परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे ज़्यादा इंटरैक्ट करेगी, और जो फोर्स एग्जर्ट हो रही थी वो भी इंक्रीज हो जाएगी दोनों साइड्स पे, तो ज़्यादा फोर्स फिर ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। लास्ट पार्ट सजेस्ट वन अदर वे टू इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द मोटर। एक तो ये था ना कि आप सॉफ्ट आयरन या आयरन कोर यूज़ कर लें, तो एक और तरीका क्या हो सकता है, तो हम लार्जर करंट यूज़ कर सकते हैं, हम लार्जर वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं, हम कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं, हम वायर की थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं, हमने जो फील्ड मैग्नेट यूज़ किया हुआ है हम उसकी जगह ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें से एक लिख रहा हूँ कि इंक्रीज द करंट थ्रू द कॉइल, ये चीज़ टर्निंग इफेक्ट को इंक्रीज कर देगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फिगर 8.1 shows a potential divider circuit containing two resistors R1 and R2। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एक सिंपल सीरीज सर्किट होता है, क्योंकि सीरीज सर्किट की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है अमंग्स द कंपोनेंट्स। अगर आपके पास एक सीरीज सर्किट है जिसमें वन आफ्टर अनदर दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इस तरह से, और आपने करंट के फ्लो के लिए एक सिंगल पाथ प्रोवाइड किया हुआ है, सिंगल लूप प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो एक सिंपल सीरीज सर्किट है। और सीरीज सर्किट में जो भी आपका इनपुट वोल्टेज होगा वो आपके दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो वोल्टेज डिवाइड होता है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस पे। अगर आपके पास रेजिस्टेंस ग्रेटर है तो आपके पास जो रेजिस्टर होगा उसका वोल्टेज शेयर भी ग्रेटर होगा, और अगर आपके पास किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो उसके लिए जो वोल्टेज शेयर होगा वो भी कम होगा। और अगर दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और दोनों में रेजिस्टेंस बिल्कुल उनकी वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी R1 और R2 दे हैव इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो फिर दोनों को जो वोल्टेज शेयर मिलेगा वो भी इक्वल होगा। और अगर वो अनइक्वल है तो अकॉर्डिंगली इनपुट का जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ज़्यादा रेजिस्टर के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज शेयर आएगा, कम रेजिस्टर के अक्रॉस कम वोल्टेज शेयर आएगा। तो इसलिए एक सिंपल सीरीज सर्किट को ना हम पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। बाकी ये कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की एक ख़ास एप्लीकेशन होती है, और वो ये होती है कि हम अपने इनपुट वोल्टेज को दो रेजिस्टर्स में डिवाइड करवाते हैं, और फिर किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस हम अपना आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं, ताकि हम एक रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज को आगे किसी एप्लीकेशन में यूज़ कर लें। तो ये एक सिंपल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना हुआ है जिसमें इनपुट का वोल्टेज 6 वोल्ट्स है, R1 R2 सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और R2 के अक्रॉस हम अपना आउटपुट वोल्टेज ले रहे होंगे। देयर इज़ एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 6 volts। कंप्लीट टेबल 8.1 टू शो द आउटपुट वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द रेजिस्टेंसेज ऑफ द टू रेजिस्टर्स। ओके, फर्स्ट केस में हमारे पास रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 ये दोनों इक्वल हैं। तो हमने ये बात पहले भी अभी देखी थी कि आपके पास जब इक्वल रेजिस्टर्स होते हैं तो उसमें आपके पास जो वोल्टेज होता है वो सेम आ जाता है। तो 3 वोल्ट्स का वोल्टेज फर्स्ट रेजिस्टर को और सेकंड रेजिस्टर दोनों को मिल जाएगा। सेकेंडली आपके पास R1 800 ओम्स है और R2 की रेजिस्टेंस 1200 ओम्स है। तो यहाँ पे अब हमें जो है ना पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला वो यूज़ करना होगा। पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, V आउट या आउटपुट वोल्टेज इज़ इक्वल टू इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय अ फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर में वो रेजिस्टर आएगा जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि मैं न्यूमरेटर में R2 लिखूँगा, और डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंसेस का सम आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 प्लस R2। ये हमारा फार्मूला है जो कि
वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है। ओके, अब हमने फॉर एग्जांपल आउटपुट वोल्टेज के लिए अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो दूसरा वाला रजिस्टर होगा उसके लिए जो वोल्टेज होगा वो सिंपली सब्ट्रैक्शन से हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसके लिए वैल्यू फाइंड कर लूँ तो इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट्स है, आउटपुट के लिए R2 है और R2 की वैल्यू हमें 1200 गिवन है। सो 1200 डिवाइडेड बाय 800 प्लस 1200 सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। सो इट मीन्स 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 1200 डिवाइडेड बाय 2000। इससे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो अगर इसे सिंप्लीफाई कर लें हमें यहाँ पे 3.6 वोल्ट्स मिल जाएगी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R2। ओके, तो यहाँ पे मैं 3.6 वोल्ट्स लिख देता हूँ। बाकी ये कि अगर R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज फाइंड करना होगा तो हम सिंपली जो टोटल इनपुट वोल्टेज है उसमें से 3.6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा वो इस रजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो रहा होगा। तो ये टेबल की कंप्लीशन है, 3 मार्क्स हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए एज सच कोई वर्किंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए फिर हम वोल्टेज डिवाइडर का ये फार्मूला यूज़ करके वर्किंग करके इसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। पार्ट बी सेज इन द सर्किट शोन in figure 8.1 resistor R1 is replaced by a light dependent resistor LDR। LDR जो होता है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस लाइट डिपेंडेंट होती है, और जब इस रेजिस्टर पे लाइट पड़ती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सो व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एज अ रिज़ल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीजेस। और उसकी रीज़न ये होती है कि लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो रेजिस्टर होता है ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं, और जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो करंट का फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। करंट के फ्लो के इंक्रीज़ को हम यूँ भी कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैज़ डिक्रीज्ड। तो ये फिनोमेना है जो कि हम देखते हैं कि LDRs में हो रहा होता है। ओके, पार्ट 1 सेज इन द स्पेस बिलो ड्रॉ द सर्किट सिंबल फॉर एन LDR। LDR का हमें सर्किट सिंबल ड्रॉ करना है। तो LDR का जो सर्किट सिंबल है वो एक रेजिस्टर की तरह ही होता है, और वो ये कि इसके ऊपर हमें 2 एटलीस्ट एरोज ड्रॉ करने होते हैं जो कि इन यानी लाइट की इनकमिंग को शो कर रहे हैं। Okay, next part. The LDR is moved from darkness into daylight. State what happens to the resistance of the LDR and the output voltage. Number 1, जब हम LDR को डार्कनेस से डे लाइट में लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, और लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस ऑफ द LDR हमेशा डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अच्छा, रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ होने से जो वोल्टेज शेयर है LDR का वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो आउटपुट का वोल्टेज है जो हम सेकंड रेजिस्टर के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे थे वो वोल्टेज शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम इस सर्किट को दोबारा देखें, ये हमारा सर्किट है जिसमें अब हमने R1 को एक LDR से रिप्लेस कर दिया है, और इस पे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, और रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ होने की वजह से इसका जो वोल्टेज शेयर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका वोल्टेज शेयर जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो जो इसके साथ रेजिस्टर कनेक्टेड है उसका वोल्टेज शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा, और हम आउटपुट का जो वोल्टेज है वो इसी सेकंड रेजिस्टर के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस। ये 2 चेंजेस आएंगी LDR को डे लाइट में लाने की वजह से। A potential divider circuit can also be used to produce an output voltage that changes with temperature. State the name of the component that is used instead of the LDR. तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज को चेंज करना चाह रहे हैं विद टेम्परेचर
तो हमें फिक्स रेजिस्टर के साथ जो कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा वो ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो, और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट जो रेजिस्टर होती है वो थर्मिस्टर्स की होती है। तो हम यहाँ पे थर्मिस्टर्स का नाम लिख देंगे। Thermistor should be used instead of LDR if the output voltage is to be changed with the temperature. Question number 9. Figure 9.1 represents the conversion of energy in a mobile phone. और फिगर में हमें एक बैटरी नज़र आ रही है और फिर यहाँ से एनर्जी आउटपुट जो हमें डिफरेंट टाइप्स की मोबाइल से मिल रही होती है उसके लिए 3 एरोज इन्होंने बनाए हुए। स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। सो बैटरी में हमेशा केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। स्टेट द यूजफुल फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी से जो आउटपुट हमें चाहिए होता है जो हमारे लिए यूज़फुल है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल। बाकी ये कि बैटरी जो है ना कुछ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, थर्मल एनर्जी, वो हमारे लिए यूज़फुल फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी नहीं होती। ओके, स्टेट 2 यूज़फुल फॉर्म्स ऑफ आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन से हमें स्क्रीन को लेट अप करने के लिए लाइट एज एन आउटपुट मिलती है ताकि हम उसकी स्क्रीन को देख सकें, और इसी तरह से हम उससे साउंड की हेयरिंग भी करते हैं, वो हमारे लिए डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करता है। तो साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यूज़फुल फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी जो हमें मोबाइल फ़ोन से मिल रही होती है। When the battery is in use, the average current is 1.3 milliamperes. Determine the charge that passes through the battery in a time of 2 minutes. सबसे पहले हमें करंट गिवन है 1.3 मिली एम्पेयर्स, जिसे हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मिली रिप्रेजेंट्स 10⁻³ सो इट इज़ 1.3 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स। टाइम हमें गिवन है 2 मिनट्स का, और इसे अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे सो इट वुड बी 2.0 इंटू 60, 120 सेकेंड्स का टाइम है। अच्छा, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फार्मूला इन तीनों को रिलेट करता है वो है I इज़ इक्वल टू Q/T, which means charge is the product of current and the time. So 1.3 into 10⁻³ multiplied by 120, so it gives 0.16 coulombs. This is the answer in two significant figure. This much charge is passing through the battery in a time of 2 minutes. It says a student estimates the thermal energy produced in the battery when the mobile phone is used and uses this value to estimate the efficiency of the battery. So एक student है who is estimating the thermal energy produced in the battery, which is not a useful form of energy. लेकिन जाहिर सी बात है कि थर्मल एनर्जी भी बैटरी में प्रोड्यूस होती है when the mobile phone is being used and uses this value to estimate the efficiency of the battery. Basically ये वाली जो एनर्जी होगी thermal energy produced by the battery, this would be the energy which is being wasted by the battery. He measures a temperature rise of 5 degrees centigrade within the battery in a period of time when the useful energy output from the battery is 5200 joules. The mass of the battery is 110 grams and its specific heat capacity is 830 joules per kilogram per degree centigrade. Calculate the thermal energy or heat needed to raise the temperature of the battery by 5 degrees centigrade. अगर बैटरी का टेम्परेचर 5 डिग्री से राइज कर रहा है तो इट मीन्स कि बैटरी में वो थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है जो कि उसके टेम्परेचर को इतना राइज करवा रही है। अब वो कितनी एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। इसमें डेल्टा थीटा is the change in temperature, M is the mass, and C is the specific heat capacity of the material which is being heated. तो mass of the battery हमें given है 110 grams, जिसे हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें 830 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, और टेम्परेचर राइज हमें 5 का गिवन है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें 460 जूल्स का आंसर मिल जाएगा इन टू सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये वाला जो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है, और इसके अंदर फार्मूला हमने लिखना है, उसके बाद हमने करेक्ट यूनिट में कन्वर्ट करके अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लग इन करना है, और इस करेक्ट वैल्यूज़ की प्लगिंग शो करने का भी 1 मार्क हमें यहाँ पे मिल जाएगा।
और उसके बाद करेक्ट आंसर इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर विद अ प्रॉपर यूनिट, उसका हमें थर्ड यानी आंसर का मार्क मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी, अगर हम एनर्जी की टर्म्स में इसको डिफाइन कर रहे हैं, टू द टोटल इनपुट एनर्जी। और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम नॉर्मली 100 से भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एफिशिएंसी का जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा है उसको अब हमें यहाँ पे यूज़ भी करना है। तो एफिशिएंसी वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले ये कि हम टोटल कितनी इनपुट एनर्जी बैटरी को दे रहे हैं। इसमें एक तो ये वाली एनर्जी जो कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये बैटरी से मिल रही है हमें, और साथ साथ हमें 5200 जूल्स की यूज़फुल एनर्जी आउटपुट भी बैटरी से मिल रहा है। सो इट मीन्स टोटल जो इनपुट पे एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम होगी जो हमें टोटल आउटपुट मिल रहा है। ओके, इसमें से जो यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है एज एन आउटपुट, वो हमें सिर्फ 5200 मिल रहा है। सो 460 जूल्स की जो एनर्जी एज अ थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होकर आउटपुट पे मिल रही है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया तो 92% की एफिशिएंसी है इस बैटरी की, कि ये अपनी केमिकल एनर्जी का, इनपुट एनर्जी का 92% हमें यूज़फुल आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रही है। State and explain one reason why the value for the efficiency calculated in part 3 is larger than the actual efficiency of the battery. तो उसकी एक रीज़न ये है कि जो थर्मल एनर्जी स्टूडेंट ने मेजर की है ना इस टेम्परेचर राइज की हेल्प से, ये वाला जो थर्मल एनर्जी है ना, एक्चुअल थर्मल एनर्जी इससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी, क्योंकि जो भी थर्मल एनर्जी बैटरी प्रोड्यूस करती है वो सिर्फ बैटरी के टेम्परेचर राइज में यूज़ नहीं होती, उसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, सराउंडिंग भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस वजह से यहाँ की जो थर्मल एनर्जी है वो सही कैलकुलेशन नहीं है, और इसी वजह से एफिशिएंसी की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू जो होगी ना एफिशिएंसी की, वो उससे कम होगी जो यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो हमें 2 पॉइंट्स इस आंसर में लिखने हैं। नंबर 1, थर्मल एनर्जी produced by the battery is also lost to the surroundings which means energy input must be greater than 5660 joules. 5660 is the value which is the sum of these two values. इसमें हमने थर्मल एनर्जी की लोअर वैल्यू कंसिडर की हुई है, तो उससे हमें इनपुट की एनर्जी 5660 जूल्स मिल रही है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस थर्मल एनर्जी वुड बी लार्जर, तो उसकी वजह से इनपुट की जो वैल्यू होगी वो लार्जर हो जाएगी, एंड व्हेन दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अ लार्जर नंबर, तो जो आंसर होगा वो 92% नहीं आएगा, लेस देन 92% एक्सपेक्टेड होगा। Question number 10. Figure 10.1 shows a water wave moving from shallow into deep water. The wavefronts shown represent the crests of the waves. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रीजन है शैलो वाटर का, यहाँ पे डीप वाटर का है, और यहाँ पे दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। नाउ ये चीज़ बिल्कुल विजिबली क्लियर है कि यहाँ पे जो दो क्रेस्ट्स हैं उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन द शैलो वाटर, वो दो क्रेस्ट के इन बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। एज द वाटर वेव्स एंटर इन द डीप वाटर, तो दो क्रेस्ट के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट हैज़ इंक्रीज, तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ यहाँ पर
इंक्रीज हो रही है। ओके, द वाटर वेव इज मेड बाय डिपिंग अ वुडन बार अप एंड डाउन इन द वाटर, जैसे रिपल टैंक में होता है। द बार मेक्स 10 कंप्लीट अप एंड डाउन मूवमेंट्स इन 5 सेकेंड। तो ये जो 10 कंप्लीट अप एंड डाउन मूवमेंट होगी, इससे फिर 10 वेव्स भी जनरेट हो जाएंगी इन 5 सेकेंड्स। डिटर्मिन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द शैलो वाटर। शैलो वाटर में हम देख सकते हैं कि यहाँ से वेव्स फर्स्ट क्रैश है, फर्स्ट क्रैश से जब हम सेकंड क्रैश पे पहुंचेंगे तो एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव और फिर फोर्थ वेव। तो 4 वेव्स के लिए जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 12 सेंटीमीटर्स का है। अगर हमने एक सिंगल वेव की वेवलेंथ निकालनी है तो हम इस 12.0 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को नंबर ऑफ वेव से डिवाइड कर देंगे, विच विल गिव अस अ वेवलेंथ ऑफ 3.0 centimeter in this scenario. Okay, calculate the frequency of the wave produced. फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे कि जो वुडन बार है वो कितनी अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है 5 सेकेंड्स के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द वुडन बार इज 10 एंड इट इज़ टेकिंग 5 seconds टू प्रोड्यूस दीज 10 वेव्स। तो इसका मतलब है कि 2 हर्ट्स या 2 वेव्स पर सेकेंड is the frequency of the waves being generated by the wooden bar. Next part, determine the speed of the water wave in the shallow water. Speed के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं v is equal to f lambda. फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की 2 हर्ट्स की आ रही थी, जिसे यहाँ पे 2.0 हर्ट्स लिखना चाहिए, और वेवलेंथ हमने 3 सेंटीमीटर्स की कैलकुलेट की है, तो ये बन जाएगा 6.0 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड हम यहाँ पर 6.0 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड्स ये लिख देंगे। It says on figure 10.2, draw lines to show what happens to the wavelength, the frequency and the speed of the water wave as it enters the deep water. तो जब भी वाटर शैलो टू डीप रीजन में वाटर वेव्स एंटर होंगी तो नंबर 1 उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। साइड बाय साइड उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का जो ताल्लुक होता है वो उस सोर्स से होता है जो वेव जनरेट कर रही होती है। जब तक हम उस सोर्स में कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स चेंज नहीं होती। और थर्डली, सिंस स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, जिसमें से लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो एज अ रिजल्ट स्पीड भी इंक्रीज होनी चाहिए, तो हमारे पास स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन्होंने एक एरो को जो है ना, एक लाइन को मैच किया हुआ है कि वेवलेंथ इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी को हम मैच करेंगे कि इट स्टेज द सेम, इट डज नॉट चेंज, और स्पीड को फिर हम मैच करेंगे, स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस। इसमें कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द बाउंड्री इज नाउ ऑल्टर्ड। अच्छा, जो प्रीवियस फिगर थी उसमें हमने देखा था कि जो बाउंड्री थी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस बाउंड्री की डायरेक्शन को ऑल्टर कर दिया, बाउंड्री को इस तरह स्लांटेड कर दिया। ओके, द वाटर वेव नाउ एंटर्स द डीप वाटर फ्रॉम द शैलो वाटर एट एन एंगल। पहले बाउंड्री यूं थी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट एंटर हो रही थी वाटर वेव्स, अब जो है ना वो एक एंगल बनाते हुए एंटर हो रही हैं, एज शोन इन द फिगर 10.3। ऑन फिगर 10.3, ड्रॉ द वेव फ्रंट्स इन द डीप वाटर। डीप वाटर में अब वेव फ्रंट किस तरह बनेंगे वो हमें शो करना है। देखें, अगर बाउंड्री स्ट्रेट होती है ना तो हम डीप वाटर में सिर्फ वेवलेंथ इंक्रीज करके शो कर देते हैं बाय मेकिंग मोर डिस्टेंस बिटवीन द वेव फ्रंट्स। अब हमें ये काम तो करना ही होगा कि हमें वेवलेंथ का इंक्रीज शो करना होगा, उसके साथ साथ हमें थोड़ी सी डायरेक्शन का भी चेंज शो करना होगा। उसकी रीज़न क्या है, देखें, ये वाली जो वेव है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये शैलो रीजन में। अच्छा, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो डीप वाटर में एंटर हो गया। अगर ये डाउनवर्ड पोर्शन जो डीप वाटर में आ गया, अगर ये भी अपनी सेम स्पीड से मूव करे जैसे कि शैलो वाटर का रीजन मूव कर रहा है, तो ये वेव फ्रंट अभी भी स्ट्रेट रहेगा। लेकिन होता ये कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है डीप वाटर का, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये उसके साथ साथ ट्रैवल नहीं करता,
बल्कि उसके साथ ट्रैवल करने के बजाय उससे थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो होता ये कि हम रिमेनिंग पोर्शन को यूँ इसके नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करते, बल्कि यूँ टिल्ट करके ड्रॉ करते हैं, जिससे हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन थोड़ा आगे निकल गया एज़ कंपेयर टू इट्स नॉर्मल पोज़ीशन वेयर इट शुड हैव बीन इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर वाज़ नॉट चेंजिंग। तो अब हम इस तरह का जो चेंज है ना, वो इन सारे वेव फ्रंट्स के लिए शो करेंगे। अच्छा, अब इस डायग्राम में हमें ये देखना है कि ये जो टोटल लेंथ ऑफ द वेव फ्रंट है, इसको हम चेंज ना करें। कांस्टेंट रखते हुए हम एक पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बस राइट डायरेक्शन में टिल्टेड होनी चाहिए। बाकी ये कि कोई एंगल का इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेकेंडली, ये सारी लाइंस जो है ना वो पैरेलल होनी चाहिए। टोटल लेंथ हम मेंटेन करेंगे कि वो सेम रहे। लेकिन ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस टिल्ट होने के बाद में थोड़ा ज़्यादा है। देखें, वेव फ्रंट जो है ना अपनी नॉर्मल कंडीशन में यूँ होता ना, मैंने उसका फास्टर होना शो करने के लिए उसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया, बस इतना काफ़ी है। तो ये हमारी जो है ना ड्राइंग कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने डीप वाटर के अंदर वेवलेंथ एंड स्पीड का इंक्रीज़ होना और उसकी वजह से जो रिमेनिंग पोर्शन है वो थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, ये हमने टिल्ट को शो कर दिया। ओके, next part, white light is made up of different colors. State the name of 4 colors in visible spectrum and place them in order from the smallest wavelength to the largest wavelength. Largest जो wavelength होती है वो red की होती है, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट की वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट हो जाती है। तो स्मॉलेस्ट हमने ऊपर लिखनी है, लार्जेस्ट से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। और ये कोई से भी 4 कलर्स हो सकते हैं, फर्स्ट 4 को लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। जब भी हम वाइट लाइट को स्प्लिट करवाते हैं तो हमें 7 कलर्स मिल रहे होते हैं, जिसको हम इस एक्सप्रेशन से याद रख सकते हैं, रॉय जिपिफ। फिगर 10.4 शोज रेज ऑफ वाइट लाइट इमिटेड फ्रॉम द लैम्प। तो ये एक लैम्प है जो कि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट को हर डायरेक्शन में इमिट कर रहा है। कंप्लीट फिगर 10.4 टू शो हाउ अ नैरो बीम इज प्रोड्यूस। तो नैरो बीम प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें इसके आगे जो है ना एक स्लिट बनाना होगा, ताकि कोई एक नैरो बीम यहाँ से पास हो जाए और बाकी जो रेज हैं वो ब्लॉक हो जाए। ओके, how a narrow beam is produced from these rays and how a spectrum is shown on the screen. Label your diagram. ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह से स्लिट प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें से कोई एक रे को हम आगे पास ऑन करवा देंगे। ओके, फिर उसके बाद वो जो रे होगी वो पास होगी एक प्रिज्म से। तो मैं यहाँ पर एक प्रिज्म भी शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर वो अपने स्पेक्ट्रम में डिस्पर्स हो जाएगी। तो ये रे है जो कि इस स्लिट में से स्ट्रेट पास ऑन हो जाएगी। जब ये रे ऑफ लाइट प्रिज्म से पास होगी तो ये बेंडिंग शो करेगी। अच्छा, अब ये बेंड होगी इस तरह से, और जब ये सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगी तो ये फर्दर बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ना एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये जो स्पेक्ट्रम होगा इसके अंदर हमें 7 कलर्स मिल रहे होंगे, रॉय जिपेफ। रेड कलर के लिए जो है ना वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी वो बेंडिंग भी उतनी कम शो करेगा। तो जो लीस्ट बेंडेड कलर होता है वो रेड होता है, और जो मोस्ट बेंडेड कलर होता है वो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वॉयलेट कलर होता है। दिस इज अ बैरियर एंड दिस इज अ स्लिट, जिसके ज़रिए हम रे ऑफ लाइट को पास ऑन करवा रहे हैं। और फर्स्ट सरफेस से जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो डिस्पर्जन हो जाएगा, और सेकंड से फर्दर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये पूरी लेबल्ड फिगर है जिसके हमें 4 मार्क्स इस तरह से मिलेंगे।
Question number 11. It says a highly radioactive source that emits beta particle is placed a few centimeters away from a detector. ये एक रेडियो सोर्स है जिसको हमने एक मेटल केसिंग में प्लेस किया हुआ है ताकि इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड अप ना हो, बल्कि फ्रंट से ही हमें उसका एग्जिट मिले। और फ्यू सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस में हमने एक डिटेक्टर रखा हुआ है जो कि काउंटर से अटैच्ड है। जब बीटा पार्टिकल्स यहाँ से इमिट होंगे और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा तो इस काउंटर पे जो रेडिएशन है उसका काउंट इंक्रीज हो जाएगा। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल विच हैज़ द सेम मास एंड चार्ज एज अ बीटा पार्टिकल। तो उस पार्टिकल का नेम है इलेक्ट्रॉन। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई द मेटल केसिंग इन फिगर 11.1 is used. It is used to prevent the spreading and exposure to radiation, which ensures safety of the surroundings. Since the radioactive emissions वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड अप हो रही होती है, तो उसको हम रोकने के लिए जो है ना ये मेटल केसिंग यूज़ करते हैं कि वो हर तरफ स्प्रेड अप ना हो। State and explain what happens to the number of particles detected in a minute as a radioactive source is moved a few centimeters further away from the source. तो अगर हम इस सोर्स को फर्दर मूव करेंगे तो बीटा पार्टिकल्स का जो डिटेक्ट होना है वो काउंट रेट थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगा। द काउंट रेट वुड decrease a little due to spreading of beta particles. So some of the beta particles will not be able to make to the detector and they would be spreading in the surroundings more than a meter from the source. अच्छा, बीटा पार्टिकल्स जो है ना वो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते एयर में, दे वुड बी स्टॉप बाय द एयर। हम लिख सकते हैं कि वेरी लिटिल और नो रीडिंग विल बी शोन बाय द डिटेक्टर ड्यू टू द बीटा particles are stopped by air for such a large distance. So since हम more than 1 meters के डिस्टेंस पे ले गए हैं अपनी सोर्स को डिटेक्टर से दूर, तो अब इतना लंबा डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करके आ रही होगी तो एयर पार्टिकल्स उसको रास्ते में स्टॉप कर देंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे। Okay, a nucleus of strontium decays by beta emission to a nucleus of yttrium. Complete the decay equation for this decay. तो बीटा पार्टिकल्स के लिए जो प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर लिखा जाता है वो -1 होता है, एंड सिंस दे डू नॉट हैव एनी कंसिडरेबल मास तो इनका मास नंबर 0 हो जाता है। और बीटा डिके के अंदर प्रोटॉन नंबर हमेशा इंक्रीज हो जाता है बाय 1 एंड द मास नंबर रिमेन्स द सेम। तो प्रोटॉन नंबर 38 से 39 हो जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा। और बीटा इमिशन में जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक न्यूट्रॉन असल में अपने आप को एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इमिट हो जाता है एज बीटा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, बट दिस प्रोटॉन रिमेन्स अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक नया प्रोटॉन बनने की वजह से प्रोटॉन नंबर 38 से 39 इट ऑलवेज इंक्रीजेज बाय 1, लेकिन जो ओवरऑल पार्टिकल्स थे इन द न्यूक्लियस दे स्टिल रिमेन द सेम। अगर एक न्यूक्लियस कम होने से ये 89 हुआ था तो एक प्रोटॉन आने से ही दोबारा 90 हो जाता है। तो मास नंबर सेम रहता है
प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है और बीटा पार्टिकल के लिए हम ये नोटेशन लिख रहे होते हैं. न्यूक्लियर फ्यूजन and nuclear fission both release large amounts of energy. Describe how the process of nuclear fusion differs from the process of nuclear fission. इसमें हमें 3 मार्क्स के लिए एक आंसर लिखना है और दोनों का डिफरेंस हमें शो करना है कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सबसे पहले मैं फ्यूजन के बारे में बताता हूँ. इन न्यूक्लियर फ्यूजन स्मॉलर न्यूक्लियाई come together and form a larger nucleus, releasing huge amount of energy, while in nuclear fission large nucleus splits into smaller nuclei. This splitting is caused by a neutron. तो इस तरह से दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ओके, लास्ट पार्ट. डिस्क्राइब द कंडीशंस नीडेड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस. सो देयर आर 2 बेसिक कंडीशन: हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. सो ये जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है ये बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे देता है न्यूक्लियाई को, और हाई प्रेशर जो होता है वो उनको एक दूसरे के नियरर लेकर आता है, तो फिर वो फ्यूज़ करते हैं और ड्यूरिंग दिस फ्यूजन सम मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो फिर उस फ्यूजन का प्रोडक्ट होती है एनर्जी, और दोनों न्यूक्लियाई मिलकर एक लार्जर न्यूक्लियस बना लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट हो गया.